आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन का, इसमें क्या होगा, छोटी छोटी चीजें, बहुत स्मॉल चीजें जो है तुम लोगों को समझाई जाएंगी, जैसे एमएनसीज क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, बेसिक स्टेप्स होंगे। लेकिन जब तुम लोग एडवांस में जाओगे तो तब तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता चलेगा कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हकीकत में है क्या, उसके नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, WTO का रोल क्या है, वर्ल्ड लेवल पे क्या पॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें जो हैं एडवांस में जाके पता चलेंगी। लेकिन आज जो हम लोग करने जा रहे हैं उसके बहुत ही बेसिक चीजें करने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। अगर मैं तुम लोगों से ही पूछूं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, तो तुम लोग क्या बता सकते हो? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? फ्री ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। साजिद बेटे, क्या हो सकता है ग्लोबलाइजेशन? मैम वर्ल्ड लेवल पे किसी भी चीज का एक्सपेंशन। वर्ल्ड लेवल पे किसी चीज का एक्सपेंशन। हाँ, दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक। लेकिन इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे? देखो, सबसे पहले जो तुम लोगों के बोर्ड के सामने एक चीज आ रही है वो एमएनसीज है। एमएनसीज को करते करते आगे जैसे जैसे हम चैप्टर जैसे बढ़ता है वैसे ही ग्लोबलाइजेशन को भी समझेंगे। मैंने ग्लोबलाइजेशन अभी नहीं बताया कि क्या चीज है, मैं सबसे पहले एमएनसीज के बारे में बता रही हूं। जिस तरीके से एनसीईआरटी की किताब में दिया है वैसे ही हम आगे चलेंगे। तो एमएनसीज क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसे एमएनसीज बोला जाता है। तो क्या है? कंपनी कंट्रोल, यहां पे लिखा है कंपनी कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। आगे लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ग्लोबली, प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वे। आगे ये लिखा है। ये दो शब्द जो हैं कि प्रोडक्शन, देखो पहले ऐसा था कि 19वीं सेंचुरी जो था, 19वीं सेंचुरी के हाफ की अगर हम बात करें तो ऐसा सिचुएशन इस तरीके से थी कि पहले तुम लोगों ने देखा होगा कि देखो फॉरेन ट्रेड तो बहुत पहले से चल रहा था, इंडिया का भी फॉरेन ट्रेड बहुत पहले से चल रहा था। तुम लोगों को पता होगा कि एंशिएंट पीरियड में साउथ इंडिया से बहुत चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही थी। ग्रीक्स लोगों के साथ हिस्ट्री में अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे तो पता चलेगा ग्रीक लोगों के साथ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, या इटालियंस लोग जो थे उनके साथ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता था। लेकिन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो इतने लार्ज लेवल पे नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा फूड स्टफ्स जो हैं उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, या कुछ फिनिश गुड्स जो हैं उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे तो हर चीज उगाई नहीं जा सकती। अगर कहीं पे कॉफी मिलती है, कहीं पे व्हीट मिलता है, कहीं पे आपको पोटैटोज आलू मिलेंगे। आपको पता होगा कि आलू भी हमारे इंडिया का नहीं है, वो पुर्तगीज लेके आए थे इंडिया में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती थी, रॉ मटेरियल भी जाता था। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि ये जो पैटर्न था वो चेंज होने लग गया। अब वो पैटर्न कैसे चेंज हुआ? एमएनसीज ने आके उस पैटर्न को चेंज कर दिया, यानी कि स्लो बाय स्लो अगर देखा जाए, धीरे धीरे करके क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज ने एक जो प्रोडक्शन का पैटर्न था या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पैटर्न था उसे चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? अब यहां पे क्या लिखा है, ये जो प्रोग्रेस है, कैसे हम वहां से वहां तक आ गए, वो एक तरह से हिस्ट्री में जाने की बात हो जाएगी। तो हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि पहले लिमिटेड होता था लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हारे क्लिक पे सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो किसी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अगर तुम्हें कोई किताब मंगवानी है तुम मंगवा सकते हो, अमेज़न के थ्रू मंगवा सकते हो। 15-20 दिन में तुम्हें किताब अवेलेबल हो जाएगी, कम में भी हो जाती है, 5-7 दिन में भी अवेलेबल हो जाती है। तुम ऑक्सफोर्ड को ढूंढो, ऑक्सफोर्ड से कुछ मंगवा लो। तो अभी तुम यहाँ पे बैठे हो लेकिन तुम ब्रांड जो है वो बाहर के मुल्क के पहन रहे हो। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसने कहा कि एमएनसी वो कंपनी है जो कंट्रोल करती है प्रोडक्शन पे मोर देन वन नेशन, और वो है गुड्स एंड सर्विसेज जो ग्लोबली प्रोड्यूस करती है ऑर्गेनाइज इन कॉम्प्लेक्स वे। यानी कि एक कंपनी अमेरिका में बैठी हुई है और उसका रिसर्च जो है वो अमेरिका में चल रहा है किसी प्रोडक्ट के लिए, उसके बाद उसे कुछ प्रोडक्शन करना है तो वो चीन चले गई, भाई चाइना में जाके उसने चीजों को प्रोडक्शन कर लिया क्योंकि वहां पे लेबर चीप है। अब असेंबलेज करानी है
मान लो उसने कोई चीज का मैन्युफैक्चर किया, जैसे मान लो अगर तुम यही कहो कि ये पेन, या फिर हम ये कहें कि जो चार्जर होता है, जो मोबाइल का चार्जर होता है, मोबाइल के चार्जर की तार बना दी गई, मोबाइल के चार्जर का प्लग बना दिया गया। अब असेंबल भी तो होंगे सारी चीजें। अब असेंबलेज के लिए उसने भेज दिया भाई ईस्ट कहीं पे, ठीक है, मलेशिया भेज दिया, जब मलेशिया से आगे किसी इंडोनेशिया भेज दिया। तो एक कंपनी रिसर्च सेंटर जो है वो अपना अमेरिका में बनाए रखी हुई है, लेकिन वही कंपनी जो है वो चीप लेबर के चलते चीन में जाके वो प्रोडक्शन करवा रही है, और कहीं मलेशिया इंडोनेशिया में जाके, अफ्रीकन कंट्रीज में जाके उसकी असेंबलेज करवा रही है, और फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में उसे बेच रही है। और बेचने के बाद अगर कोई भी शिकायत होती है तो इंडिया में कॉल सेंटर्स हैं। इंडिया में कॉल सेंटर, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स जो है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स सस्ता पड़ जाता है, तो कॉल सेंटर जो है वो इंडिया में कर रही है। तो प्रोडक्शन लेवल कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। पहले हमने क्या कहा था, प्रोडक्शन लेवल भाई तुम्हें फैक्ट्री चाहिए, ये चाहिए, वो तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन प्रोडक्शन लेवल क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो जहां पे मैं कह रही हूं कि कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज है प्रोडक्शन लेवल, तो एमएनसी क्या है, अगर तुम्हें कभी भी क्वेश्चन आता है या कोई भी पूछता है तो डायरेक्टली तुम्हारा सवाल जवाब होगा कंपनी कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक नेशन से ज्यादा जो है कंपनी कंट्रोल कर रही है प्रोडक्शन, दैट इज एमएनसी, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब रिक्वायरमेंट देखो, यहां पे लिखा हुआ है तुम लोगों के सामने कि रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है एमएनसी। एमएनसी जो है बहुत ही बिग कंपनीज होती हैं, बिग का मतलब बहुत अमीर कंपनीज होती हैं, उनके पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट करती है पूरी की पूरी, एक पूरे नेशन के जीडीपी से भी ज्यादा, बजट से ज्यादा भी पैसा होता है उन लोगों के पास। तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो क्या जरूरतें होनी चाहिए एक एमएनसी को, क्लोज टू मार्केट, भाई मार्केट के नजदीक होना चाहिए, जहां पे तुम्हें आराम से जो है स्किल लेबर भी मिल जाए, अनस्किल लेबर भी मिल जाए। दूसरी बात है कि चीप रिसोर्स जो हैं वो वही चीप होने चाहिए, बहुत सस्ती कीमत में मिल जाने चाहिए, और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो भी बहुत फेवरेबल होनी चाहिए। इसी तरीके से एमएनसी जहां पे उन्हें तीन चीजें मिल जाती हैं वहां पे वो चले जाते हैं, काम करते हैं। अब चीप रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, हाँ साजिद, तो आगे समझ में बच्चे, आगे चले साजिद, हेलो हेलो, यस मैम, हाँ आगे चले बच्चे। जी मैम। अच्छा, आगे हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये अलग से सेपरेट से है, कुछ थोड़ी चीजें जो समझनी है। ये वही चीज है, फॉरेन ट्रेड प्रोड्यूसर रीच बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट, इंटीग्रेशन इन हिस्ट्री, फॉरेन ट्रेड वाज मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, बायर एंड सेलर। देखो इंटीग्रेशन क्या है, मार्केट का इंटीग्रेशन हो रहा है। फॉरेन ट्रेड क्या करती है, एक मार्केट के इंटीग्रेशन को करती है। मार्केट में दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो सेलर होंगे या बायर होंगे, या बेचने वाले होंगे या खरीदने वाले होंगे। तो दोनों का इंटीग्रेशन जो है फॉरेन लेवल पे कर देना, फॉरेन ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेडेड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट होता है। यहां पे क्या है, जब इंटीग्रेशन हो जाता है फॉरेन मार्केट का, तो क्या होता है, कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। भाई वो सस्ते से सस्ती चीज भी ले सकता है, महंगे से महंगी भी ले सकता है, रीजनेबल रेट्स पर भी ले सकता है, उसको चाहे तो वो रेमंड का जो है वो कपड़ा भी खरीद सकता है, या फिर बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स आजकल चल रहे हैं वो भी खरीद सकता है। तो कंज्यूमर के पास जब इंटीग्रेशन हो जाता है पूरे फॉरेन ट्रेड का, तो उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है, मार्केट जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को भी मौका मिलता है, उसको नई नई जगह जो है अपनी टेरिटरी है, उसकी जो अपना डोमेस्टिक मार्केट है, उससे भी बाहर जाके वो चीजों को बेच सकता है। और कंज्यूमर जो है कैन कम्पीट मार्केट, और दूसरी बात यह है कि अलग अलग कॉम्पिटिटर होते हैं मार्केट में, उनके साथ आराम से अपने ब्रांड को कम्पीट भी कर सकता है। तो हिस्ट्री में फॉरेन ट्रेड जो था वो कंट्रीज को इंटीग्रेट करने का चैनल था, और अभी जो है फॉरेन ट्रेड लगातार बढ़ता जा रहा है, फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन कर रहा है लगातार इकोनॉमीज का। अब देखो लिंक कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने कहा ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्शन हो गया।
अब पहले एमएनसीज की मैंने बात करी, तो एमएनसी क्या कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है वर्ल्ड इकोनॉमीज को। एमएनसीज जो हैं वो फॉरेन ट्रेड को इंटीग्रेट कर रही हैं। तब मैंने फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया कि फॉरेन ट्रेड जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को ही बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट एक छोटा सा आया है ट्रेड बैरियर के बारे में। ठीक है, ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन बाद में जाके मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। अब ट्रेड बैरियर्स क्या है? ट्रेड बैरियर का मतलब है टैक्स ऑन इंपोर्ट। जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे देश में हम खरीद के लाते हैं, उसके ऊपर टैक्स जो है उसे ट्रेड बैरियर्स कहा जाता है। ये इसी ऑन कर दो, हाँ यही वाला कर दो। तो ट्रेड बैरियर क्या है? मैंने लिखा है टैक्स ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट के ऊपर किसी तरीके का टैक्स लगा दिया जाता है। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड बैरियर जो है इंट्रोड्यूस कर सकती है। ट्रेड बैरियर का मतलब है इंपोर्ट पे वो टैक्स लगा सकती है ताकि फॉरेन ट्रेड जो है बहुत ज्यादा ना हो, या फिर फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए वो किया जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखो फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए क्यों किया जाएगा? जैसे मान लो दिवाली के समय में हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। अगर तुम नीचे से नीचे चले जाओ तो दिवाली के समय में कुम्हार जो होते हैं वो दिया बनाते हैं। ठीक है, अब ये वल्नरेबल सेक्शन है। तुम लोगों ने वल्नरेबल सेक्शन में पढ़ा था कि कुछ सेक्शन ओबीसीज के जो हैं वो बहुत वल्नरेबल हैं। फिर तुम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कुछ ट्रेडिशनल हमारे आर्टिजन्स हैं वो भी वल्नरेबल हैं, उनको फूड इनसिक्योरिटी भी है। देखो सारी चीजें जो तुम लोगों की हैं वो सारी इंटरलेट होती जाएंगी और तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो वो भी और बेहतरीन बनता जाएगा। तो वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी में। दिवाली के समय में तुम लोगों ने देखा होगा कि बाजार भरा पड़ा रहता है। ठीक है, दिया तो कोई खरीदता ही नहीं है और ज्यादातर मार्केट में जो होती हैं वो चाइनीज ये जो होती हैं लगाने वाली जो लड़ियां जिसे बोल देते हैं या फिर लाइटिंग सिस्टम होता है वो चाइनीज आते हैं बहुत सारे, और लोग बड़े सस्ते से इसे खरीद भी लेते हैं। दिया कितना भी सस्ता हो उसे खरीदा नहीं जाता क्योंकि वो क्या है, उसको तेल में करोगे, बाती लगाओगे तब उसको जलाओगे, तो उसमें लगता है फटाफट है भाई लगा लो और खत्म। तो ये चीजें जो हैं उससे फॉरेन ट्रेड जो है ये चाइना से आ रही हैं। अब चाइना से आ रही हैं, वहां पे लेबर बहुत सस्ता है तो सस्ती आ रही हैं। हमारे इंडिया में लेबर उस तरीके से सस्ता नहीं है, उसके राइट्स हैं। तो क्या हो रहा है कि किसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका रेट बढ़ जाता है। तो जब फ्री ट्रेड हो जाएगा वहां पे कि भाई चाइना से आने वाली चीजें जो आ सकती हैं उसके ऊपर कोई ट्रेड बैरियर नहीं होगा तो मार्केट में डंप कर देगा चीजों को, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, टैक्स लगाया जाता है इंपोर्ट पे, ट्रेड बैरियर्स कुछ लगाए जाते हैं ताकि फॉरेन ट्रेड जो है उसे रेगुलेट किया जाए। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स इम्पोज ट्रेड बैरियर। गवर्नमेंट इंडिया में, भारत हमारा आजाद हुआ, तुम लोगों को पता है हमारे इंडिया की बहुत बुरी हालत थी, ट्रेड जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। ज्यादातर हमारा ट्रेड जो था वो इंग्लैंड से ही चलता था और इंग्लैंड के अलावा छोटे छोटे और कंट्री से 2-3 हो गए, सीलोन जिसे श्रीलंका बोलते हैं अब, उससे चलता था। लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम जो था हमारा ट्रेड जो था वो फॉरेन यानी कि इंग्लैंड से चलता था। और इंग्लैंड से भी हम लोग इंपोर्ट कम करते थे, हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस था, ज्यादा एक्सपोर्ट ही किया जाता था क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए हमें मंडी बना के रखा था उन्होंने। हम लोग एक मार्केट थे उनका रॉ मटेरियल का, वो हमारा रॉ मटेरियल ले जाते थे, अपने वहां पे प्रोडक्ट्स बनाते थे और उन प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप कर देते थे, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ में भी ये चीजें शामिल है जो आगे आप लोग करेंगे। तो क्या था कि हमारे इंडिया के जो लोकल जो हमारे मैन्युफैक्चरर यूनिट थे या लोकल जो व्यापारी थे उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या किया गया, कुछ ट्रेड बैरियर जो थे वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए। Only essential items such as fertilizers, only essential items such as fertilizer, petroleum, machinery was allowed.
कुछ ही एसेंशियल आइटम्स जो थी उनको अलॉट किया गया और बाकी पे ट्रेड बैरियर जो थे वो इम्पोज कर दिए गए। और ट्रेड बैरियर इम्पोज करने का कारण ये था ताकि हमारे जो लोग हैं कम से कम उनको जो है वो प्रोडक्शन के लिए उनको प्रेरणा मिले, एक प्रोडक्शन के लिए इंस्पायर हो। नहीं तो ऐसा होगा मार्केट से चीजें डंप हो जाएंगी तो हमारे लोग जो हैं उनको उस तरीके से रेट नहीं मिल पाएगा और हमारी छोटी छोटी कंपनीज, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने की हुई है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो इस वजह से क्या हुआ, इस पे क्या किया, कंट्रोल किया गया। अब 1991 आया। बेटे ये सारी चीजें बहुत बार बार आएंगी, आपको बार बार आएंगी और इसका इम्पैक्ट जो है आज की डेट में भी सारी चीजों पे है। आज की डेट के साथ भी तुम रिलेट कर सकते हो, लेकिन हम बहुत हल्का फुल्का कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब 1991 आया, पहले गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर इंपोज कर दिए गए थे, लेकिन 1991 एक ऐसा समय आया था हमारे इकोनॉमी में, इकोनॉमी हमारी क्राइसिस में चली गई थी। वो क्राइसिस में जाने के बहुत सारे रीजंस थे। एक तो क्या था, जब हमारा भारत आजाद हुआ तो हमारे इंडिया को कैपिटल इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कैपिटल मैंने तुम लोगों को बताया था कि कैपिटल कुछ भी हो सकता है, मशीनरी या टूल्स हो सकते हैं जिससे आप किसी चीज की प्रोडक्शन करते हैं। कुछ ऐसी बेसिक इंडस्ट्रीज थी जो बेसिक इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी इंडस्ट्रीज जो है उसको प्रोडक्शन करने के लिए मदद कर सकती थी, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो हाईली मशीनरी इंडस्ट्री जो थी, हाई मशीनरी इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी मशीनरीज बनती हैं, उससे बहुत सारी और चीजों को प्रोड्यूस किया जा सकता है। आयरन स्टील एक बहुत बेसिक इंडस्ट्री है जिससे बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री जो थी, ये जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री थी वो एस्टैब्लिश किया गया। और एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जो थी वो इंडस्ट्री कभी भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास, अब तो देखो प्राइवेट सेक्टर के पास भी बहुत पैसा आ गया है, लेकिन उस समय प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ये कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। किसमें इन्वेस्टमेंट किया? कैपिटल इंडस्ट्री में। कैपिटल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो कि आगे किसी भी कैपिटल, आगे किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, ऐसी मशीन्स को बनाने वाली इंडस्ट्री, राइट। तो क्या हुआ, कैपिटल इंडस्ट्रीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन गवर्नमेंट ने ये डिफाइन नहीं किया कि क्या चीजें पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए, क्या चीजें प्राइवेट सेक्टर में होनी चाहिए, ठीक है। मेरे शब्दों को ध्यान दो, मैं ये कह रही हूं गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने जब काम करना शुरू किया तो उसने हैवी इंडस्ट्रीज जो थी उसको भी एस्टैब्लिश कर लिया, लेकिन साथ साथ में होटल्स भी एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिया। अशोका होटल आपने कभी देखा होगा, जो सुना होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही किया था। HMT की घड़ी आती थी पहले, वो गवर्नमेंट इंडिया जो है उसके ही हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो होते थे वही बनाती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी जो थी जो कि प्राइवेट सेक्टर जो था वो भी कर सकता था, उसको भी सरकार ने एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो था उसको इंस्पिरेशन नहीं मिला, उसको पता था कि गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा है, हमें तो देंगे ही नहीं, ठीक है। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो अंदर की जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो थी, जो एम्प्लॉयज जो थे वो काम नहीं करते थे, या फिर ऐसा हो जाता था बात में स्ट्राइक हो जाती थी। अगर कुछ डिमांड है तो क्या होता था, स्ट्राइक होनी शुरू हो जाती थी। बहुत सारी चीजें आपको आगे नहीं पढ़ने में मिलेंगी, लेकिन कुल मिलाकर क्या हुआ, 1991 से पहले हमने किया तो बहुत कुछ, लेकिन क्या था, उसके उस तरीके से फ्रूट्स हमें नहीं मिल पाए जिस तरीके के फ्रूट्स हमें मिलने चाहिए थे, और हमारी इकोनॉमी जो थी, उसकी जो सिचुएशन थी वो बहुत डामाडोल हो गई, ठीक है। तो उस समय 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक। लिबरलाइजेशन क्या है, रिमूवल ऑफ बैरियर्स, ठीक, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड एंड बिजनेस अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली। कोई भी ट्रेडर है, कोई भी बिजनेसमैन है, अपना डिसीजन फ्रीली ले सकता, लेकिन उससे पहले इस तरीके से नहीं था। सरकार तय करती थी तुम्हें कितना पैदा करना है और कितना बेचना है, सरकार ही तय करती थी। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, और लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ट्रेड बैरियर जो हैं वो खत्म कर दिए गए। अब क्या हुआ कि अब ट्रेड और बिजनेस में जो छोटे छोटे लोग थे, प्राइवेट सेक्टर जो था, वो अपना डिसीजन ले सकता था, और कंपटीशन ने क्या हुआ, इंप्रूव किया क्वालिटी को। कंपटीशन हमेशा इंप्रूव करता है। अगर मैं किसी के साथ कंपटीशन में हूं, मैं कोई पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूं, मेरे साथ वाला बंदा जो है और अच्छा पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो मैं कहूंगी यार वो क्या कर रहा है, मुझे भी अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा। तो कंपटीशन जो होता है हमेशा क्वालिटी को इंप्रूव करता है।
तो ट्रेड बैरियर खत्म होने से क्या फायदा हुआ? 1991 में डिसीजंस जो थे वो प्राइवेट सेक्टर फ्रीली ले सकता था, बिजनेस जो थे वो प्राइवेट सेक्टर खोल सकता था। लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? कंपटीशन जो था वो बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्राइवेट सेक्टर को और इंस्पिरेशन मिला और डिसीजन सपोर्टेड बाय पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन WTO, उसने भी इस डिसीजन को सपोर्ट किया। आगे तुम लोग पढ़ोगे कि WTO क्या है और क्या उसकी पॉलिसीज है, राइट? तो हमने कहां से शुरू किया? ट्रेड बैरियर से शुरू किया और हमने क्या कहा कि 1991 में ट्रेड बैरियर्स खत्म हो गए। देखो बेटे, एक चीज का ध्यान रखो, जब भी तुम लोग पढ़ रहे हो, जो चीजें NCERT को करने का बेनिफिट क्या है? NCERT को करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आगे आके समय में अगर कहीं पे गुड्स भी लिखा है ना, तो तुम्हें उसका मतलब पता होगा। अगर कहीं कैपिटल लिखा है तो मतलब पता होगा, ट्रेड बैरियर लिखा है तो मतलब पता होगा, प्रोडक्शन है तो उसका मतलब पता होगा, और इसका मतलब पता होना चाहिए, सिर्फ ऐसे हवा में नहीं। हाँ, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो ये प्रीलिम्स में भी आपके बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है साजिद, बच्चे आगे चले। अच्छा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? अब हम ग्लोबलाइजेशन पे आए हैं। पहले हमने बात करी ट्रेड बैरियर्स खत्म कर दिए गए, फिर हमने बात करी थी MNCs की बात करी थी, अब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ये क्या लिखा है? बहुत तेजी से इंटीग्रेशन हो रहा है, बहुत तेजी से इंटरकनेक्शन हो रहा है। इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन है। इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है? अभी बार बार हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहां बेटा फोन कर रहा है, पहले पता क्या होता था, लोग, जब हमारा इंडिया जो था गुलाम था, ठीक है, तो उस समय क्या था, जब हमें आजादी नहीं मिली थी, इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, हमारा देश अंग्रेजों के अंडर था, तो उस समय क्या था, लोगों को बाहर भेजा जा रहा था, बहुत भेजा जा रहा था। उस समय भी लोग बाहर जाते थे, बाहर मीन्स इंडिया से बाहर जाते थे। और इंडिया से बाहर क्यों जाते थे? उसका रीजन क्या था? अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन था, जबरदस्ती भी करते थे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, आपने सुना होगा कि अंग्रेजों का सूरज कभी डूबता नहीं था। सूरज डूबने का मतलब क्या है कि अगर वो भारत में भी उन्होंने कंट्रोल कर रखा है और ईस्ट में कहीं वेस्ट में भी कंट्रोल कर रखा है, जब इंडिया में उनका सूरज खत्म बंद होगा ना, डूबेगा ना भारत में, तो कहीं ना कहीं और राइज कर रहा होगा। तो क्या हो रहा था, अंग्रेजों ने इतनी बड़े टेरिटरी जो थी पूरे वर्ल्ड की, उसके ऊपर कंट्रोल कर रखा था। नए नए आइलैंड्स जो थे वो एक्सप्लोर करके उनके ऊपर कंट्रोल कर रखा था, और वहां पे वो कल्टीवेशन करते थे। जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ, फिजी। फिजी एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, पैसिफिक में छोटा सा आइलैंड है, ज्योग्राफी में आपको बता देंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या था, फिजी में क्या होता था, शुगर केन कल्टीवेशन होता था, गन्ने की खेती करवाई जाती थी, या फिर और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स थे जहां पे उन्होंने कैप्चर कर रखा था अंग्रेजों ने, और वहां पे किसी ना किसी तरीके की कल्टीवेशन, किसी ना किसी तरीके की एग्रीकल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखी थी। अब वो एग्रीकल्चर, उस कल्टीवेशन के लिए उनको लेबर की जरूरत थी, ठीक है। अब लेबर कहां से आए, या तो अफ्रीका से लेबर लेके आते थे या फिर इंडिया से भी लेके जाते थे, ठीक है। तो इंडिया से लेबर जो होती थी वो वहां तक उनके यहाँ पे जाती थी। और अभी बहुत सारी तुम लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री में, महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, तो साउथ अफ्रीका में लोग कहां पे आ गए, कितने लोग आ गए थे, इंडियन कितने थे, वह कहां से आए, वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर थे। कॉन्ट्रैक्ट करके इंडिया से, इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम बोलते हैं उसे। इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम का मतलब है कि जो लेबर थी उससे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का, गुलामों जैसी हालत होती थी उनकी। तो ज्यादातर बिहार और यूपी का एरिया जो थे वहां से लेके जाते थे। अब तुम लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, तो कितने इंडियंस को इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेके गए, कितने पंजाब के लोग, कितने हरियाणा के लोग, कितने जो महाराष्ट्र के लोग, इन लोगों ने वहां पे जाके सेट कर दिए। समझ आई बात को? तो मैं क्या बोल रही हूं, मैंने कहा कि लेबर जो थी वो उसको लेके जाते थे वहां पे, और वहां पे उनसे कल्टीवेशन करवाई जाती थी, ठीक। हम लोग कहां से कहां निकल गए, ठीक है।
तो क्या था, इन्होंने इंटरनेशनल इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज बाय वे ऑफ, सॉरी मैं कुछ और ही हिस्ट्री में हम लोग चले गए, कम टू हम लोग आते हैं वापस। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या है? प्रोसेस है इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन का। मैं ये कह रही थी कि हमारे आजादी से पहले भी ऐसा होता था, लेकिन आजादी से बाद में ज्यादा तेज हो गया। आजादी से पहले जो था, हमारे पास फोन नहीं थे, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, लोग एक दफा चले जाते थे बाहर के मुल्कों में, 23 25 साल तक वहां रहते थे, वापस ही नहीं आते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। अब देखो तुम लोग, अगर शाम में तुम लोग जाते हो तो कल और परसों तुम लोग इंडिया वापस, अमेरिका जाते हो वापस भी आ सकते हो, बैंगलोर अगर कोई बंदा सुबह जाए तो शाम में वापस भी आ सकता है। तो कनेक्टिविटी जो है वो लगातार बढ़ रही है, इस वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है अलग अलग इकोनॉमीज का। और इंटीग्रेशन का मतलब जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे तुम बैठे हो, अगर तुमने कोई ऑर्डर की है चीज, कहीं पे भी हो, किसी भी कंट्री में हो, वो तुम्हें मिल जाएगी किसी ना किसी तरीके से। तो इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन हो रहा है, और बाय वे ऑफ किस तरीके से हो रहा है, ये हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो रही हैं, ये तो तुम लोगों को पता है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कर कौन रहा है? एमएनसीज कर रही हैं। उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो एमएनसीज इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है एमएनसीज कर रही हैं। टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफर हो रही है। अभी भारत जो है, अभी देखो कितनी अच्छी, अब ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी तो है जो तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो पहले क्या था, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, उससे पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, आज मैं तुम लोगों को इस बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ। तो क्या है, ये टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो रही है। तो टेक्नोलॉजी चाहे ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी हो और चाहे आईटी टेक्नोलॉजी हो, दोनों ट्रांसफर हो रही है। एंड मूवमेंट ऑफ पीपल भी हो रहा है। पहले भी लोग जाते थे, लेकिन कम तादाद में जाते थे लेबर के हिसाब से, या फिर चले गए, जो आर्मी में चले जाते थे वो भी सेटल हो जाते थे, तो ये जाते थे। लेकिन आज की डेट में लोग क्या है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहे हैं, ठीक है। कोई जा रहा है सऊदी अरेबिया जा रहा है, भाई अमेरिका सेट हो गया, कोई कनाडा सेट हो गया, कोई ऑस्ट्रेलिया सेट हो गया, कितने कंट्रीज में लोग चले गए। तो लगातार लोगों का मूवमेंट भी जो चल रहा है, उसकी वजह से रैपिड इंटीग्रेशन और रैपिड जो है इंटरकनेक्शन हो रहा है बिटवीन कंट्रीज में, और इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। राइट साजिद, समझ में आ गया बेटे? कुछ नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। फैक्टर फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन। ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं जो ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं? वही चीज हो गई जो अभी हमने डिफाइन की है, जो डिस्कस की है। एमएनसीज की वजह से लगातार बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन, इंप्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, लगातार इस वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। लिबरलाइजेशन हो गया है, लिबरलाइजेशन की वजह से ट्रेड बैरियर्स खत्म हो गए हैं, इस वजह से हो रहा है। और एक WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ एम है वो है स्टार्टेड, ये जो स्टार्ट किया गया था कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। डेवलपिंग नहीं थे ना, अंडर डेवलप्ड, ये क्या थे, डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने किया था। और जब तुम डेवलप्ड कंट्रीज ने किया था, आगे जाके तुम लोगों को पता चलेगा कि WTO में क्या लूपहोल्स हैं। एम क्या है, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। WTO का एम क्या है, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये जो है कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का? कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है भाई, कंज्यूमर को बड़ा बेनिफिट हो गया, कंज्यूमर को बहुत सारी चीजें हो गई। अब दुकानदार ये नहीं कह सकता कि भाई यही चीज है मेरे पास, ये ले लो, ये 10 रुपए की है और 10 रुपए की या 100 रुपए की या 100 रुपए की ले ले। वो बंदा बोलेगा चल ठीक है, तू 100 रुपए की दे रहा है, मुझे वहां 50 रुपए की मिल रही है, मैं वहां से ले लूंगा जाके। यानी कि मार्केट जो है वो बढ़ गया है, तो कंज्यूमर को बेनिफिट हो गया है। एमएनसीज जो है हमारे लिए बेनिफिट है। एमएनसीज जो है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी अच्छा रोल प्ले किया है, लेकिन एमएनसीज के बहुत नेगेटिव भी हैं। एमएनसीज ने पॉजिटिव रोल भी बहुत क्रिएट किए हैं, लेकिन नेगेटिव भी बहुत क्रिएट किए हैं। अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं कि एक पेप्सी जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, और मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारे यहाँ पे पॉजिटिव क्या किया है और नेगेटिव क्या किया है? साजिद बताओगे, पॉजिटिव क्या किया है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
दूसरा इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, नेगेटिव क्या किया है? पोल्यूशन और केमिकल्स। और साजिद कुछ और? पोल्यूशन किया है, ठीक है। हम पोल्यूशन नहीं सिंपली बोलेंगे, देखो पोल्यूशन बहुत सिंपल सा वर्ड है। एक शब्द होता है पोल्यूशन, पोल्यूशन तो किया ही है। एक शब्द होता है डिग्रेडेशन। पता है क्या फर्क है दोनों में? कोई बता सकता है पोल्यूशन और डिग्रेडेशन में क्या फर्क होता है? साजिद बता सकते हो बेटे? मैम डिग्रेडेशन में मैम हम उसको बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल सही, हमने बर्बाद ही कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पोल्यूशन लोकल फिनोमेना है। तुम कहेगा एयर बहुत पोल्यूट हो गई, लेकिन एयर परमानेंटली पोल्यूट हो गई तो वो डिग्रेडेशन होगा। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन यहाँ पे बहुत गंदगी है, लेकिन परमानेंटली तुमने लैंड को खराब कर दिया गंदगी करके, वो डिग्रेडेशन। तो यानी कि डिग्रेडेशन एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है और पोल्यूशन एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, लोकल फिनोमेना है। लेकिन हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन कंपनीज ने आके बिल्कुल ही डिग्रेडेट कर दिए हैं। कैसे? एक जो है हमारी जो, अगर मान लो पेप्सिको है, तो पेप्सिको में पेप्सी जग को कंपनी कितनी बॉटल्स का इस्तेमाल करती है और पानी कहां से लेती है? वो हमारे रिसोर्सेज का ही यूज करती है। कितना पानी वो यूज करते होंगे जो कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं। सोचो, अगर हम यही कहते रहे किसान ने पानी नीचे कर दिया, नीचे कर दिया, नीचे कर दिया, बार बार यही हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से पानी बर्बाद हो गया, लेकिन क्या ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है क्या उसने नहीं बर्बाद किया? एमएनसीज में कितने करोड़ों अरबों की तादाद में कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो बनती हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स में कितना पानी यूज होता है, और कितना वो प्लास्टिक जो है उसको वो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और प्लास्टिक को रिसाइकल करना कितना मुश्किल है, और उसके ऊपर लिखा रहता है रिसाइकलिंग में, फिर भी उसको रिसाइकल करना बहुत मुश्किल होता है। चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कम से कम 15 चम्मच चीनी के होते हैं। इसी वजह से कहते हैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, थोड़ी बहुत पीनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, 15 से 16 चम्मच एक छोटी सी बॉटल में होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जगह जगह पे हमारी जो रिसाइकलिंग के लिए जो बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स जो हैं, वो आधी तो लोग ऐसे रोड पे ही फेंक देते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी बहुत सारे हैं। यानी कि हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया, अपने हेल्थ कंसर्न जो थे उसको छोड़ के, हमारा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो था उसको छोड़ के केवल इकोनॉमी को ले लिया। और यही हमने ये पढ़ा था कि केवल ग्रोथ नहीं देखनी, डेवलपमेंट नहीं देखनी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखनी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एमएनसीज के हैं। इंक्रीज कंपटीशन को इंक्रीज किया। पहले ये बोला था कि कहाँ जाएगा कस्टमर, वो एक फिल्म है, मैं नाम भूल गई, रॉकेट सिंह, उसका एक डायलॉग है, कहता है कस्टमर के तो नाम के पीछे ही मर लिखा होता है, ठीक है। तो वो क्या इस तरीके से क्या है कि कस्टमर जो है वो बोलते हैं मार्केट में अगर एक दो सेलर्स ही हैं तो बोलेगा कहाँ जाएगा, घूम फिरा के यहीं पे तो आएगा, ठीक है। तो लेकिन क्या किया, ग्लोबलाइजेशन ने कंपटीशन को बढ़ा दिया, आईटी इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया। तुम लोग अपने पापा और पापा से पहले जो दादाजी थे, जो पापा जो होंगे, तुम लोग पापा 40-50 साल के होंगे, तो आपसे पापा से पूछना, पहले जमाने में आईटी इंडस्ट्री इतना डेवलप नहीं था जितना अभी। कम से कम 20 साल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, अनसर्टन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट सर्टन नहीं है। जहां पे सस्ती चीज मिल रही, हायर एंड फायर, ठीक है, वहीं पे ही अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है फायर करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, अनसर्टन एम्प्लॉयमेंट है। स्मॉल स्केल जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो तो मार्केट से पैरिश हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं अपना मंगवाऊं, वेजिटेबल्स मंगवानी है मुझे, तो मैं अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं फोन करूंगी, कोई ना कोई वेजिटेबल वाला मुझे वो वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर देगा, कोई भी अच्छा स्टोर उसने खोल रखा हो। चमक दमक इतनी ज्यादा होती है कि हमें जो रेडी पे सब्जी होती है वो लगती है बेकार है, लेकिन वही जो पैकेजिंग में होती है, चाहे वो फ्रीजर में रखी हो, वो खरीद लेते हैं महंगी। तो इस तरीके से जो छोटे लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं उनको मार्केट से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन जो है उसके नेगेटिव है, ठीक है। तो ये था हमारा बेटे ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर जो हमने डिस्कस कर लिया है। हम आगे जो जा रहे हैं वो चैप्टर जो है वो कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड है।
कल हम लोगों का 11th क्लास का एनसीईआरटी शुरू हो जाएगा और वो उसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, 2 घंटे लग जाएंगे एक चैप्टर को ही डिस्कस करने, लेकिन ये है छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, वो हम लोग कर रहे हैं। कंज्यूमर राइट्स, यहां पे लिखा है तुम लोगों के सामने मार्केट प्लेस, और मैंने अभी क्या बोला, मार्केट में 2 ही हैं, एक है प्रोड्यूसर और एक है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो है जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर से है, और कंज्यूमर जो है जो इन सेक्टर ने फाइनल गुड्स जो हैं वो करी हैं उनको कंज्यूम करता है। फाइनल गुड्स क्या है? तो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आती है। साजिद, फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स, हाँ, प्रोडक्ट जो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करता है, डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करता है, ठीक है, और इनडायरेक्ट जो कंज्यूमर यूज करता है वो फाइनल गुड नहीं होती। डायरेक्ट मतलब कि उसमें प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर चुकी है, इसका मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन जो स्लाइड्स हैं तुम लोग याद नहीं कर रहे हो। देखो उस स्लाइड्स में जो बनाए हुए हैं ना, उसमें सारे एनसीईआरटी का क्रक्स दिया हुआ है। ये इतनी काम की हैं तुम लोगों की, इतनी मेहनत भी लगती है इसमें, इतने काम का है कि लास्ट मोमेंट में जब तुम लोगों को रिवीजन करनी है ना, तो फटाफट तुम लोगों के रिवीजन के काम आ जाएंगे, पूरी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसको बेटे जरूर ध्यान से देखा करो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, देखो कंपटीशन भी आ गया मार्केट में, ग्लोबलाइजेशन भी आ गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ गए, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, कंज्यूमर के तो नाम में ही लिखा होता है मर, तो क्या है ये, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ। पहले भी हो रहा था जब लिमिटेड था, मार्केट बहुत ज्यादा ओपन होगी तब भी क्या हो रहा है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक छोटी सी एग्जांपल क्या है, कोई ऑनलाइन चीज आप खरीदते हैं, ऑनलाइन चीज वो खराब आ जाती है, खराब आने के बाद वो कहता है कि आप भेज दो, वो भेज भी देते हैं, उसके बाद भी उनका रिस्पॉन्स नहीं आता। कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो तुरंत रिस्पॉन्स देती हैं, कुछ कंपनीज ही लोगों ने इसलिए बनाई हैं ताकि फ्रॉड कर सकें। तो इस वजह से क्या हो रहा है, लगातार एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर का बढ़ रहा है। अब एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, शॉपकीपर्स वेट लेस, ट्रेडर एट चार्जेस, ठीक है। अब क्या है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड, कई बार ऐसा होता है कि तोलते ही नहीं है, कम तोल के चीज दी जाती है, कई बार ऐसा होता है कुछ अलग से ही चार्जेस कर देते हैं, जीएसटी ऐड कर दिया, हमें तो पता भी नहीं है कि इन कंपनीज ये जो हमें, जैसे कई रेस्टोरेंट है जिनके ऊपर जीएसटी वगैरह लागू का नहीं है, आप जीएसटी उससे कलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ प्रोविजन है, आगे जाके जीएसटी में आपको पता चलेगा। लेकिन क्या है, लेकिन वो आपसे सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जितने का खाना खाया होता है उससे डबल सर्विस चार्ज होते हैं उनके। आपने खाया 200 का, बोलेगा 360 रुपए दे दीजिए, ठीक है। तो ये ट्रेडर जो है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो ले लेता है। फ्यू प्रोड्यूसर्स बट पावरफुल, प्रोड्यूसर्स ही बहुत कम है, आप किसके पास जाएंगे। मान लीजिए एक टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है, 4 ही कंपनीज हैं कुल मिला के, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग है। जो कोक की आप देखिए कितना मार्केट में कौन कौन सी कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर की बात अगर आप कहें, यूनिलीवर बोलते हो, व्हील जो होता है ना कपड़े धोने वाला साबुन, जो व्हील होते हैं जिसको हम बेकार मानते हैं, वो भी वो बनाते हैं, सर्फ एक्सेल भी वो बनाते हैं, एरियल भी वो बनाते हैं, साबुन कोई साबुन तुम उठा लो उस पर यूनिलीवर का ही तुम देखोगे, ठीक है। वो लाइफ बॉय भी बनाएगा, वो डव भी बना रहा है, और वो पता नहीं कौन कौन से और साबुन बना रहा है। हमें लग रहा है अलग अलग कंपनीज के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी बनाई जा रही है, सारा कुछ अपना जो है वो पैकेजिंग पे अपना नाम लगा रही। पूरी मार्केट में तुम लोग कोल्ड ड्रिंक की मार्केट देख लो, कोल्ड ड्रिंक मार्केट में तुम्हें 2 ही दिखेंगी, या तो पेप्सी दिखेगी, पेप्सी का हालांकि इंडिया में मुझे लगता है कि होल्ड कम है, लेकिन बाहर के कंट्रीज में ज्यादा है। अब क्या है, या तो पेप्सी दिखेगी, या पेप्सिको के प्रोडक्ट दिखेंगे, चाहे लेज ले लो चाहे कुछ ले लो, और जहां तुम्हें कोक मिलेंगी, कोक के भी अंडर बहुत सारे हैं, माजा वो भी कोक का प्रोडक्ट है, पहले वो लोकल कंपनी का होता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि फ्यू प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर बहुत कम है लेकिन पावरफुल बहुत है। जैसे अपने हमने बात करी थी कि एमएनसीज जो हैं बहुत पावरफुल हैं, और जो इकोनॉमी का एक जीडीपी होता है, उसका बजट होता है, उससे भी ज्यादा उनका टर्नओवर रहता है। पावरफुल कंपनीज फॉल्स इंफॉर्मेशन, बड़ी पावरफुल कंपनीज हैं, इंफॉर्मेशन बहुत फॉल्स देते हैं वो। क्या एग्जाम्पल हो सकता है कुछ इसका? देखो 2 कॉन्सेप्ट, एक होता है ग्रीन वॉशिंग,
ये तुम लोग जाके पढ़ोगे भी, आगे इन्वायरमेंटल इश्यू जो हैं उसमें पढ़ोगे, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट होता है ए प्रोवाइड, तुम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज में आ जाएगा अब्सॉल्सेंस, प्लान्ड ऑब्सॉल्सेंस। ठीक है, प्लान्ड ऑब्सॉल्सेंस ये क्या है, ये एनवायरमेंटल इश्यूज में आएगा आगे। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन फॉल्स देना। इंफॉर्मेशन फॉल्स देना मतलब अगर मैं कहूं ये मैंने कपड़े पहन रखे हैं, एक कंपनी ने कपड़ा बनाया और कंपनी ने ये कहा कि भाई इसके ये ना बिल्कुल ऑर्गेनिक चीजों से बना हुआ है, बिल्कुल ग्रीन चीजों से बना है, इसमें किसी तरीके की सिंथेटिक या किसी तरीके का केमिकल यूज नहीं हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट ग्रीन है बिल्कुल। इंफॉर्मेशन फॉल्स है, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है कई पावरफुल कंपनीज बोलते हैं कि ये बहुत चलेगा, ये बहुत लंबा, जैसे मान लीजिए कोई टूथपेस्ट कंपनी है, टूथपेस्ट जो होता है पेस्ट थोड़ा से ही इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा चलता है, पूरा लगाएंगे उसके ऊपर, क्यों, वो मार्केट स्ट्रैटेजी है। एक बार तुम लोग उसको यूज करोगे, इतना बड़ा लगाओगे पेस्ट के ऊपर, तब तो खत्म होगा, तब तो डिमांड करोगे। तो इस वजह से क्या होता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि ये बहुत ग्रीन है, ये ऑर्गेनिक है, ये सारी चीजें जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन चलती। दूसरा जो है प्लान्ड ऑब्सॉल्सेंस का मतलब क्या होता है, प्लान्ड ऑब्सॉल्सेंस का ऐसे कर लो बेटे, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। समझना है इसको, अभी नहीं करना, इसको एनवायरमेंटल इश्यूज में करेंगे, मैं तो ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। उसका मतलब क्या है, तुम लोगों ने देखा होगा कि कई चाइनीज प्रोडक्ट जो होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि जानबूझ के उनका लाइफ उतना ही रखा होता है। अगर तुम लोग अपने पापा से पूछो, एक बाटा का जूता लेते थे लोग पहले, बाटा कंपनी है वो जूता बेचती है, तो बाटा का जूता लेते थे लोग, तो वो सालों साल चलता रहता था, 10-10 साल चल जाता था लोगों का, टूटता नहीं था। लेकिन अब तुम बाटा का शू लेने जाओ तो पता चलेगा कई बार 2 महीने बाद भी वो टूट गया। ये जो प्लान्ड जो है चीजों को जानबूझ के उसका लाइफ कम करके देना, उसका बेसिक रीजन क्या है, ताकि चीजें टूटे और टूट के आप डिमांड करो। अगर चीजें टूटेंगी ही नहीं तो आप डिमांड कैसे करोगे, ठीक है। तो ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है, जहां पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, अब देखो फेयर एंड लवली में मैंने लगा दी, मैं गोरी हो गई, तो फेयर एंड लवली जो है वो कितनी लड़कियां बड़ी खरीदती हैं लड़कियां, ठीक है। और क्या ऐसे गोरा हो जाता है बंदा, नहीं होता। तो ये सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है, इस तरीके की फॉल्स इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को दी जाती है। अब कंज्यूमर क्या है बेचारा, दिक्कत है सब जगह, ठीक है। पावरफुल कंपनी से आप क्या करेंगे, आपने एक दफा ले लिया, वो टूट गया, बोल तो रहे थे भाई 2 साल तक चलेगा, पता चला 2 महीने में ही टूट गया, ठीक है। फेयर एंड लवली क्रीम लगा ली, गोरे होने के बजाय काले हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इसकी वजह से क्या हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जो ये जो पावरफुल कंपनीज हैं, जो एक्सप्लॉइट कर रही हैं कंपनीज, उनके खिलाफ। तो क्या हुआ, कंज्यूमर मूवमेंट चली, ठीक है। अब कोई अंत तो होता ही है ना किसी चीज का, तो लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। कंज्यूमर मूवमेंट ने क्या हुआ, डिससेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर का लगातार बढ़ रहा था, उसकी वजह से ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, एक कंज्यूमर मूवमेंट जो थी वो शुरू हो गई। तो आगे क्या हुआ ये समझ आया बेटे, ठीक है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी। अब क्या हुआ, कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन 1960s, 1960 का दशक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 1960s का टाइम ही ऐसा टाइम था जब इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी शुरू हुई थी, और यही एक ऐसा समय है जब कंज्यूमर मूवमेंट भी शुरू हुई। अब कंज्यूमर मूवमेंट में क्या था, कॉजेज क्या है, वही है। अगर देखो होर्डिंग, यहाँ पे माल प्रैक्टिसेस ऑफ राशन शॉप्स, ब्लैक मार्केटिंग, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। पता चल रहा है मार्केट में, मैंने किसी चीज को होर्डिंग कर ली अपने पास, अनाज जो है उसकी होर्डिंग कर, लाल मिर्च की होर्डिंग कर ली मैंने बहुत सारी, लाल मिर्च जो है कम हो गई, मैंने क्या करी, बहुत सारे ट्रेडर्स ने कर ली, लाल मिर्च मार्केट में कम हो गई। जब लाल मिर्च मार्केट में कम हो गई तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, और जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तब बेचेंगे भाई, ठीक है। तो ये क्या है, कंज्यूमर जो है उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन है। अगेंस्ट अनएथिकल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वही ट्रेड प्रैक्टिसेस जो मैं तुम लोगों को कह रही थी, ग्रीन वॉशिंग और ये सारी चीजें जो चलती हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, माल प्रैक्टिसेस, राशि, ये तीनों ही एक ही चीज है। ओवर क्राउडिंग ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट,
रोड ट्रांसपोर्ट पे अभी भी तुम लोग देखोगे, अभी क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने वुमेन को फ्री कर रखा है, ठीक है, और पंजाब गवर्नमेंट ने भी वुमेन और जो हैं उनको फ्री कर रखा है। गवर्नमेंट बसेस में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि जो मेल्स होते हैं वो अपनी टिकट खरीद कर भी बैठ नहीं सकते, उनको सारा सफर जो है वो खड़े होकर करना पड़ता है। उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आती है कि मैं तो टिकट खरीद रहा हूं, मुझे बैठने का मौका नहीं है, पता चल रहा है पूरी बस में लेडीज ही लेडीज हैं, क्योंकि अब लेडीज फ्री हैं। अब जब लेडीज फ्री हैं तो घर में क्या होता है, यार तेरा बस में कौन सा किराया लगने वाला है, तू जा और मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके साथ हो रहा है, जो कंज्यूमर जो टिकट ले रहा है उसके साथ इनजस्टिस है। तो इन सारी चीजों, अडल्ट्रेशन इन फूड एंड एडेबल ऑयल्स, ठीक है, हल्दी जो है, तुम लोग हंसोगे इस चीज पे, हल्दी में बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन होता है, ठीक है, हल्दी में कुछ भी डाल देते हैं, दाल में कंकर पत्थर होते हैं, ठीक है। अभी तो तुम लोग घरों में ऐसा तुम लोगों को नहीं मिलता, गांव के लेवल पे जाके देखो तुम लोग, शहरों में तो हमें पैकेजिंग में अच्छा फूड मिलता है, गांव के लेवल पे जाके देखो कंज्यूमर गुड्स में कितनी ज्यादा है। अगर कंकर पत्थर मिलने ही मिलने हैं तुम्हें, जो अनाज भी देते हैं ना एफसीआई वाले, वो एकदम बेकार अनाज होता है, उसको 3-4 दफा धोना पड़ता है लोगों को, तब जाके वो उसको करवाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, अडल्ट्रेशन जो फूड में है, एडेबल खाने वाले तेल में है, कहता नमक में और तेल, जिसके घर में नमक और तेल सही आता है ना उसकी सेहत ठीक रहती है, तेल में भी बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन है। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, कंज्यूमर मूवमेंट का ओरिजिन हुआ, और फाइनली क्या हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, जिसे कोपरा बोलते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फर्दर कुछ स्ट्रेंथन किया, आरटीआई ने किया, राइट टू इंफॉर्मेशन ने किया कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन दो, इसमें क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या है। ऐसा तो नहीं है फेयर एंड लवली क्रीम में तुम मुझे बोल रहे हो कि भाई ये तो गोरा कर दी, कोई ब्लीच ही ना हो इसमें, मेरी स्किन को डैमेज कर दे, ठीक है। तो ये है राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब ये है कि हम दुकानदार के पास जाते हैं, ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, है ना, तो वो बोलेगा सस्ता, दूसरा प्रोडक्ट भी सस्ता होगा उसके पास, लेकिन बोलेगा मैडम ये सबसे अच्छा है और मेरे पास यही है और है ही नहीं, जबकि उसके पास दूसरे भी हो सकते हैं या फिर स्टॉक में हो सकते हैं। तो राइट टू चूज, आपकी चुनने की जो कैपेसिटी है, आपका राइट जो है वो भी छीन लिया जाए। राइट टू सीक्स रेड्रेसल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वही जो है रेड्रेसल आपको मिलना चाहिए, आपको राहत मिलनी चाहिए। रेड्रेसल का मतलब है राहत, अगर कोई चीज समस्या है उसे राहत मिले, तो राहत जो है वो भी जो है वो मिलनी चाहिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, ठीक है, समझ आया साजिद? साजिद यस सर। आगे चले बच्चे? अच्छा, आगे कुछ नहीं है, इसके बारे में ही बताया गया है। ये जो कोपरा आया है उसमें क्या हुआ, एक सेपरेट डिपार्टमेंट रखा गया, कंज्यूमर अफेयर सेंटर और स्टेट में एक अलग डिपार्टमेंट जो है एस्टैब्लिश कर दिया गया, कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड डिपार्टमेंट बना दिया गया। और राइट टू रिप्रेजेंट जो है, इसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को अगर कोई समस्या आ रही है। और 3 टियर क्वासी जुडिशियल मशीनरी जो है यहाँ पे डेवलप करी गई, ठीक है। क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि पूरे जुडिशरी के राइट नहीं, क्वासी जुडिशियल, ठीक है, वो आपको आगे पॉलिटी में बताएंगे कि क्वासी जुडिशियल का क्या मतलब है। अब क्या है भाई, तुम अपील भी कर सकते हो, सॉरी, ये है अगर कोई बंदा 1 CR तक की प्रॉब्लम है, 1 CR तक किसी ने प्रॉब्लम कर दी आपकी कंज्यूमर के राइट को रिलेटेड, तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल जो है वहां पे जा सकते हैं। अगर 1 CR से लेके 10 CR तक के पैसे का मामला है तो आप स्टेट लेवल पे जा सकते हैं, और नेशनल कमीशन जो है वो 10 CR से अबव जो मामले होता है उनको देखता है, ठीक है। बस यही है इसका, अपील आप कर सकते हैं नेशनल कमीशन तक, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल कमीशन तक आप अपील कर सकते हैं। हाँ जी बेटे, हाँ, अमेंडेड 2019 में इसे अमेंड किया गया था, 2019 में इसे अमेंड कर दिया गया था। और इस अमेंड में क्या हो रहा था, इंटरनेट से जो आप कोई चीज बाय करते हैं वो भी आपने ले ली थी, और मीडिएटर प्रोसेस जो था उसको भी एनकरेज किया गया था। इसका बेसिक रीजन, मीडिएटर प्रोसेस क्यों एनकरेज किया जाता है, जैसे कोई आप कोर्ट में केस डालते हैं, तो कोर्ट में केस डालते उसके बाद बहुत लंबा खिंचता है वो,
कभी लॉयर्स जो होते हैं वो सही नहीं होते, वो मिल बांट के खाते हैं, तो क्या होता है कि कोर्ट में केसेस लंबे खिंचते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि दोनों पार्टीज जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट है उसको बिठा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है, तू थोड़ा से पैसे कम कर ले, तू थोड़ा सा पैसे कम कर ले, अगर कोई प्रॉब्लम उसको है, शिकायत है, तो तू रिड्रेसल कर ले। तो इस तरीके से मीडिएटर जो प्रोसेस है उसको एनकरेज किया गया है कोपरा के अंडर। अब इसमें थोड़ा सा और मैंने बताया है छोटी छोटी, आगे जाके आप लोग पढ़ोगी भी। BSI जो है उसके बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, अगर तुम लोगों ने देखा हो कि कहीं पे आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, वहां पे ISI का निशान भी होता है, ठीक है, और BSI जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो करता है, प्रोवाइड करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हॉलमार्क जो है क्वालिटी ऑफ गोल्ड पे लगता है, एगमार्क जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है, +5 जो है प्रोसेस्ड फूड्स पे लगाया जाता है। ये दोनों सेक्शन आपको हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मेंस का टॉपिक भी है, उसमें भी आप बहुत अच्छे से करोगे। तो ये सारे मार्क जो है उससे भी जो है किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज किया जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे भी हम लोग मनाते हैं। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। पार्लियामेंट इनेक्टेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उस समय 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। एक्ट इंक्रीज कंज्यूमर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। इस एक्ट की वजह से क्या हुआ, लगातार कंज्यूमर जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है और जो ग्रुप्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ताकि कंज्यूमर जो है वो अपने राइट्स के प्रति जो है वो जागे। तुम लोग देखा होगा जागो ग्राहक जागो आता रहता होगा तुम लोगों के टीवी पे, है ना, वो कंज्यूमर राइट्स की अवेयरनेस की वजह वाले कैंपेन जो है उसमें चलाया जाता है, ठीक है, ठीक है साजिद। हाँ, कोई शॉर्टकमिंग्स हैं? शॉर्टकमिंग्स देखो, कम्बरसम है, एक्सपेंसिव है, लॉयर्स को लेके आओ, एविडेंस जो है वो बहुत इजी नहीं होते गैदर करने, और जो मुझे देखो कम्बरसम तो रहेगा ही, तुम जाओगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे, वहां कुछ प्रॉब्लम होता है, नेशनल पे जाओगे, इतना लॉन्ग पे कोई नहीं जाता है, एक्सपेंसिव बहुत हो जाता है, लॉयर्स को बोलो, और कोई एविडेंस आपके पास उस तरीके से कई बार नहीं भी होता, कई बार आपके पास कोई स्लिप नहीं होती जिससे आपने कोई चीज खरीदी हो, जब गुम हो चुकी होती है। तो ये सारी शॉर्टकमिंग्स भी हैं कोपरा में। तो ये हमारे इंडिया में कंज्यूमर जो राइट्स हैं, देखो बाहर के मुल्कों में क्या है, बहुत जल्दी जस्टिस मिल जाता है किसी भी चीज को लेके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उस तरीके से चीजें नहीं है, बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इस वजह से तकलीफ होती है लोगों को और लोग अवॉइड करते हैं। अब तुम लोगों ने अपने आसपास में ही देखा होगा, कितने तुम लोगों के रिलेटिव हैं या कितने दोस्त हैं जो कंज्यूमर अगर कोई चीज खराब मिलती है तो उसकी शिकायत करते हैं? नहीं करते, जनरली ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ी चीज अमाउंट हो, अब उन्होंने रखा भी तो है 1 करोड़ 10 करोड़, तब नॉर्मल में अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, कुछ हजार की खरीदते हैं, तो क्या उसमें है ऐसा? उसमें नहीं है। कुछ हजारों की चीजों पे शायद ये प्रॉब्लम लोग जो है अवॉइड कर देते हैं, बोलते हैं छोड़ यार अपने पास स्लिप नहीं है, क्या करना है इतना, है ना। लेकिन बाहर के मुल्कों में अगर 10 पाउंड की भी चीज है, $10 $1 की है, उसके लिए भी फाइट करते हैं। हो गया? तो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, भाई क्वेश्चंस करने हैं हमें, इजी से क्वेश्चंस हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। MNCs produce goods only locally but sell the finished goods globally. MNCs not only bring financial investment but technological expertise too. Investment by MNCs is called foreign investment. क्या सही है? 2 and 3. हाँ जी बच्चे, हाँ गुड, वेरी गुड। सेकंड और थर्ड जो हैं वो सही हैं। MNCs जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और MNCs की वजह से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी होती है और टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी होता है। हमने डिस्कस भी किया है ये चीजें। आगे हम लोग चलते हैं। Which of the following factors has have a positive effect on globalization? Globalization पे positive effect किसका रहा है? Development in information communication technology, liberalization of economy. Both 1 and 2, ठीक है, दोनों का ही रहा है, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर। आज का चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो गया, और अब तक हम लोगों ने 9th क्लास की NCERT कर ली है, और ये 10th क्लास की NCERT का भी लास्ट चैप्टर था।
ठीक है, तुम लोगों को लगेगा कि बहुत जल्दी खत्म हो गया क्योंकि इसमें पॉइंट्स ही इतने हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, और अगर हम उसको जानबूझ के खींचते जाएंगे तो फिर हम बहुत एडवांस में चले जाएंगे, तो वो फिर तुम लोगों को समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन कल जो हम लोग जो शुरू करने हैं, बच्चे जा रहे हैं, वो 11th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी को भी इसी तरीके से बनाया है, उसमें जो तुम लोगों को मिलेंगे बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, और एक एक चीज जो है, छोटी से छोटी चीज का भी मतलब मैंने बताया है। अगर वहां पे कहीं सुएज कैनाल है तो सुएज कैनाल भी बताया है, रेड सी है तो रेड सी भी बताया गया है कि कहाँ पे है। अगर कहीं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लिखा है शब्द तो उसका भी मतलब मैंने बताया है कि उसका क्या मतलब है। तो कल हमारे जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। ठीक है, उससे एक तरह से बेस बनेगा, तुम लोगों का स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। ठीक है, तो ओके साजिद, ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग कल।